राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े माँ बाप की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे को तैसा। आज पूरे 3 वर्षों के बाद विजय अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं बताई थी, क्योंकि वह अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। विजय को नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा था, लेकिन अमेरिका में वो 3 वर्षों तक अपने काम में ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौटकर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर विजय सोचने लगा, पिछली बार जब उसकी पत्नी से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। विजय की पत्नी का नाम जो मीना था। मीना ने उन्हें बताया था कि उनके माता पिता को शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए दोनों गांव रहने चले गए हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने शांति काकी के घर पर ही एक कमरा किराए के लिए ले लिया है। विजय यह सोचकर जल्दी से जल्दी अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना ही टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल पड़ा। वह गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी, क्योंकि उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा था। शांति का काकी के घर जाते ही वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखता और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता हुआ जा रहा था। जब विजय शांति काकी के घर पहुंचा तो उसे देखते ही शांति काकी के बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। विजय बोला, प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? तब काकी कहने लगी, मैं अच्छी हूँ बेटा, बताओ तुम लोग कैसे हो और क्या हालचाल है? विजय बोला, काकी मैं भी ठीक हूँ। और ऐसा कहते हुए विजय इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसकी नजरें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी शांति काकी बोली, क्या हुआ बेटा विजय, किसे ढूंढ रहे हो? तब विजय कहने लगा, काकी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? विजय की बात सुनकर शांति काकी हैरान रह गई कि यह क्या बात कह रहे हो बेटा? शांति काकी बोली, तुम्हारे माँ बाबूजी तो शहर में ही रहते हैं ना, मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर विजय के चेहरे का रंग उड़ गया और वह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन काकी माँ बाबूजी तो कब से गांव वापस आ चुके हैं और वह यहीं गांव में आपके घर पर ही रह रहे थे। तभी काकी हैरानी से बोली, नहीं विजय बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तेरी माँ और तेरे बाबूजी तो कब से यहाँ गांव में आए ही नहीं है। सावित्री से मिलने को तो बेटा मेरी भी कब से आंखें तरस गई हैं। यह सुनकर विजय बड़ा हैरान हुआ और वह गंभीर सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर विजय गांव के और लोगों से पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फोन लगाकर उससे पूछना चाहा तो पाया कि उसकी पत्नी का फोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी से बात नहीं हो पाई। थक हार कर विजय वापस टैक्सी में बैठ गया और शहर की ओर निकल पड़ा। विजय को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा तो विजय ने उस टैक्सी ड्राइवर को सारी बात बता दी और वे लोग शहर पहुंच गए। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता मंदिर के सामने रोक दिया। माता रानी का मंदिर था, जिसमें बहुत ही चहल पहल रहती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ पर हर मान्यता पूरी होती है और वह कहने लगा, बाबूजी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर विजय भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही विजय मंदिर के प्रांगण में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत सी भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों द्वारा प्रसाद बांटा जा रहा था
और बहुत से गरीब और भूखे लोग वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी विजय की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था। उसकी दाढ़ी और नाखून बढ़े हुए थे। बहुत मुश्किल से वह चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोशिश करने के बावजूद भी वह अंदर जाने में कामयाब नहीं हो सका था। वह कमजोर बूढ़ा व्यक्ति हिम्मत करके फिर से कोशिश करने लगा, परंतु भीड़ में टिक पाने में स्वयं को असमर्थ ही पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए वहां पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विजय को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत ही तरस आया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहते ही जैसे ही विनय खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे ऐसे लगा जैसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक उसे दिखाई दी हो। एकाएक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जाते जाते अचानक रुक गया और वापस जो उस बूढ़े व्यक्ति की ओर गौर से देखने लगा तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। वह देखकर दंग रह गया कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विजय के बाबूजी राधे श्याम जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी। शरीर कंकाल मात्र रह गया था। विजय को अपनी आंखों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, परंतु कुछ पल के लिए तो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाए। फिर रुंधे हुए गले से वह बोला, पिताजी आप यहाँ इस हालत में, मैं आपकी बताइए मुझे यह आपकी हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए विजय अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी राधे श्याम जी ने एक नज़र विजय की तरफ देखा और घृणा से उसे झटकते हुए कहा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार केवल तू है बेटा। अब क्या लेने आया है मेरे पास? अपने माँ बाप पर दया आ गई या फिर देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? विजय बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी राधे श्याम जी की आंखों में गुस्सा भर आया। वे बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें आए यहाँ लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तू जो रोज फोन करता ही होगा, क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? राधे श्याम जी बोले तो विजय रोते हुए बोला, नहीं पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा अपने माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाएगा। मैंने मीना से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो मीना ने मुझे बताया कि आप लोग शांति काकी के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था बाबूजी मेरी पीठ पीछे यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। विजय ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए जो वह पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी राधे श्याम ने विजय को लेकर जो सावित्री जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर बनी एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और राधे श्याम जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही विजय की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह रुंधे गले से बोला, माँ। माँ स्वर सुनते ही सावित्री जी की आंखें अचानक विजय की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे माँ कहकर बुलाने की? तू मेरा कोई नहीं लगता और यह समझ लेना कि हम भी तेरे लिए मर गए, चला जाए यहाँ से। तभी विजय रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ।
गलती मेरी है जो मैंने मीना पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में देखूंगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब मैं मीना से लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचिए, क्या आपका विजय आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए विजय अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। विजय ने अपने माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें पेट भर खाना खिलाया, फिर उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने आलीशान होटल को देखकर राधे श्याम जी और सावित्री जी हैरान रह गए। तभी विनय बोला, पिताजी आप यहाँ आराम से बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर ले चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मीना ने मुझसे क्या क्या छिपाया है। तब राधे श्याम जी बोले, बेटा क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद ही बड़े ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसा बेटा बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था बेटा, बहू का अच्छा व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम हुआ कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में रहने वाला है तो बहू का रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा घर के जितने भी काम थे तेरी माँ का था। फिर राधे श्याम जी बोले, बेटा मीना बहू हमसे रोजाना बदतमीजी करती थी। यदि तेरी माँ कुछ बोलती तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह सुबह हम लोग नींद से जागे तो देखा बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन मीना बहू हमें कहीं नहीं दिखाई दी। हमने बहू को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा था। दोपहर के समय जब वह लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उसे कुछ पूछते उसने बोला, माँ पिताजी आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप लोग हॉल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। बहू की यह बात सुनकर राधे श्याम जी और सावित्री जी को बड़ी हैरानी हुई। तो राधे श्याम जी ने कहा, बहू यह क्या कह रही हो तुम? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और सावित्री अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगी और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊँगा। राधे श्याम जी बोले तो मीना बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और अब वह यहाँ हमेशा के लिए रहेंगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। मीना ने गुस्से में कहा तो राधे श्याम जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि सावित्री की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा। तभी मीना भड़कते हुए बोली, वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। वह मीना की बात सुनकर सावित्री जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में बोली, आप जरा विजय को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और विजय बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना जरूरी नहीं समझा। यह सुनकर विजय हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ पिताजी मेरे पास तो आपकी कोई कॉल नहीं आया। अरे हाँ याद आया, मेरा तो फ़ोन नंबर ही बदल गया था और इसके बाद मैंने मीना को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर राधे श्याम जी बोले, लेकिन बेटा हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर सावित्री जी बोली, बेटा मैंने बहू को एक बार कहा था कि मेरी एक बार मेरे बेटे विजय से बात करवा दो। तभी मीना ने कहा,
मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा क्या? हर बात पर आप लोग विजय को फ़ोन लगाने की बात करते हो। वो वहाँ काम करते हैं, आराम करने नहीं गए। वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी रजामंदी से ही तो मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे जो मीना ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि मीना आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देता। फिर राधे श्याम जी नम आँखों से कहने लगे, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। हमने सोच लिया था यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होंगी। बेटा, एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा हुआ था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी घर पर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइए। तो मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम कितनी निर्दयी हो गई हो। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो इसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उससे काम बता रही हो। इस पर समदन जी मुझे कहने लगी, आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए। यह दवाई खा लेंगी तो इन्हें राहत भी मिलेगी और काम में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, घर का काम तो करना ही पड़ सकता है। तो बेटा, मुझे समदन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर सावित्री जी बोली, बेटा, उस दिन के बाद मीना बहू और समदन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तो तेरे पिताजी रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाकर ले आते थे और खा लेते थे। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किट्टी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने का काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समदन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गईं। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ भी बहू को भड़काने लगी हुई थी। बेटी, कहने लगी, मीना, तुम इन लोगों को तरस खाकर घर में बैठाए हुए हो, निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देती? इन लोगों को बाहर करो। मीना बोली, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और ये मेरे एहसान का बदला इस तरह दे रहे हैं। जल्दी से वह बोली, अपना सामान समेट लो और चले जाइए यहाँ से। यह सब बातें बताते हुए सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा, तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के तूफान झेलकर तेरे पिताजी भी बीमार से रहने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगा। हम कहाँ जाते, कैसे खाते? इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? सावित्री जी के पूछने पर विजय ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद मीना ने मुझसे कहा कि आप लोग तो शांति काकी के पास गांव चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ, बाबूजी को फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसने बताया कि वो आपका फ़ोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात जरूर करते।
यूँ बिना बताए नहीं जाते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर मीना को खबर किए बिना भारत वापस आ गया और आपसे मिलने के लिए मैं सबसे पहले गांव में ही गया था। लेकिन वहाँ शांति काकी ने मुझे बताया कि आप तो वहाँ गए ही नहीं। माँ, बाबूजी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था मैं, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों की ऐसी हालत में मैंने देखा। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मज़ा चखाकर जो उसे मज़ा चखाऊंगा और कसम खाता हूँ माँ, अगर उसे उसकी औकात ना दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर विजय अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुँचा तो देखा दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। उसी समय मीना की माँ बोली, बेटी मीना, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए था कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर दे दी तो हमारा क्या होगा। तभी मीना बोली, अरे माँ, आप भी क्या बात करती हो। जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिनों तक जीवित रहेंगे। मीना हंसते हुए अपनी माँ से बोली तो उसकी माँ बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। फिर मीना ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बात करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी विजय अंदर चला आया। उसे देखते ही मीना के चेहरे का रंग उठ गया और वह ठिठक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अरे ये क्या हुआ, और आप ऐसे अचानक। तब वह कहने लगा, तुझे सांप क्यों सूंघ गया। ऐसा कहते हुए जो मीना की माँ ने दरवाजे की ओर पलट कर देखा तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी, कहीं विजय ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। उसी समय विजय हंसते हुए बोला, देखा ना, हैरान रह गई ना मुझे देखकर मीना। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मीना, इसलिए बिना बताए आ गया। विजय की यह बात सुनकर मीना और उसकी माँ की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि विजय ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद विजय मीना के पास आया और बोला, मीना, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है। हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं हो पाएगा। जब आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने का इंतजाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बात सुनकर मीना की बाँछें खिल उठी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी मीना की माँ बोली, जो यह सब बातें सुन रही थी, वह थोड़ी परेशान होते हुए कहने लगी, मीना बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो कि मेरा क्या होगा। और वह बोली, देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको जो रख कर आपकी सेवा की है अपने पास, आप भैया भाभी के पास वापस चली जाइए। क्या कोई बेटी के घर में भी इतने दिन रहता है। जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए माँ। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है माँ, मैं कितनी तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर मीना की माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, विजय ने उसे फ़्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ़्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक विजय वापस नहीं लौटा। मीना ने घबराते हुए बैग में से जो अपना फ़ोन निकाला, तभी उसने देखा फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मज़े करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ पिताजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठा हो जाएं
तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक मीना यह पत्र पढ़ी तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज मीना विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इधर राधे श्याम जी और सावित्री जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर विजय ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा उसी फ्लैट में लेकर गया। जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो इतना आलीशान घर देखकर वे दोनों हैरान रह गए। तभी विजय बोला, मेरे प्यारे माँ और बाबूजी की शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोगों को आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर राधे श्याम जी की आंखें में जो खुशी के आंसू आ गए। वह बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बड़ा गलत समझा। आज माता पिता के साथ विजय की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद विजय के पास मीना का फ़ोन आया, लेकिन विजय ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन विजय ने नहीं उठाया। तब राधे श्याम जी के पूछने पर विजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने मीना को उसके बुरे कर्मों की सजा दी। इतना सुनते ही राधे श्याम जी और सावित्री जी परेशान हो गए। थोड़ी देर में मीना का फिर से फ़ोन आया तो राधे श्याम जी ने फ़ोन उठाया। उधर से मीना के रोने की आवाज़ आई और वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिस कारण विजय ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना, मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ बाबूजी, मुझे सबक मिल चुका है। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। मीना के इतने कहने पर राधे श्याम जी और सावित्री जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर मीना के आने का इंतजाम करवाया। 2 दिन बाद मीना घर पर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। इधर मीना की माँ जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे और टीवी पर गाना बज रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।